हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मरमेड प्रिंस को एक सुनसान जगह की ओर जाते हुए देख पाते हैं, जहां उसे जाते हुए जूकिंग भी देख रहा था, क्योंकि आज जूकिंग मरमेड प्रिंस को जान से मारने के लिए आया है। अंदर जाते हुए मरमेड प्रिंस कहता है, मैं होप करता हूँ कि आज का इंतजाम मुझे खुश कर पाए। ये कहकर मरमेड प्रिंस एक पर्सन की ओर जाने लगता है जो कि जंजीरों में बंधा हुआ था। मरमेड प्रिंस को देखकर वो पर्सन उससे सवाल करता है, आखिर तुम कौन हो? पर मरमेड प्रिंस को जवाब न देते हुए वहाँ मौजूद एक ग्लास को उठा लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं एक लोली ह्यूमन को इसका जवाब देना पसंद करूंगा? पर वो पर्सन कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जवाब में मरमेड प्रिंस कहता है, मुझे तुम जैसे लोली ह्यूमन को मारकर काफी खुशी मिलती है। इतना कहकर वो बेरहमी से उस पर्सन का एक नाखून प्लास की हेल्प से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन दर्द से चिल्लाने लगता है। पर मरमेड प्रिंस उस पर रहम ना करते हुए उसका और एक नाखून उखाड़ लेता है। फिर वो आगे कहता है, सेकंड हाइनेस, तुमने मेरे क्लैन के मेंबर्स को बेरहमी से सरेंडर किया था। तुम्हें क्या लगा ये सब करने के बाद हम सब कुछ भूल जाएंगे? इवन के तुमने मेरे सामने अपनी पावर को सर्व किया है। तुम्हें क्या लगा मैं इस बेइज्जती को भूल जाऊंगा? लेकिन वो पर्सन कहता है, तुम गलत आदमी को उठा कर लाए हो, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। ये सुनकर मरमेड प्रिंस कहता है, तो क्या हुआ? इतना कहकर मरमेड प्रिंस ब्रूटली उस प्लास से उस पर्सन के सिर पर मारने लगता है और कहता है, तुम खुद को ही ब्लेम करो, आखिर तुम एक ह्यूमन जो हो। इतना कहकर मरमेड प्रिंस उसे और भी तेजी से मारते हुए उसे मार डालता है और पागलों की तरह हंसते हुए उसके खून को चाटने लगता है। फिर वो आगे कहता है, जूकिंग, नेक्स्ट बारी तुम्हारी आएगी, मैं खुद ही अपने हाथों से तुम्हें तड़पा तड़पा के मार दूंगा। पर वो जैसे ही मुड़कर अपने पीछे देखता है, जूकिंग एक जोरदार पंच उसके नाक में मार देता है। ये पंच इतना पावरफुल था कि मरमेड प्रिंस इंजर्ड होकर दूर जा गिरता है। जूकिंग कहता है, तुम्हारा ब्लड काफी गंदा है। ये सुनकर मरमेड प्रिंस खुद को संभालते हुए खड़ा हो जाता है, पर उसके नाक से खून बहने लगती है। ये देखकर वो गुस्से में जूकिंग का नाम चिल्लाता है और बिना वक्त गवाए जूकिंग पर हमला करने आगे बढ़ जाता है। पर जूकिंग उसकी ओर जंप लगाते हुए अपने ब्लैक पिल्स उसकी ओर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से मरमेड प्रिंस के चारों ओर वही मिस्टीरियस गैस फैल जाती है। मरमेड प्रिंस गुस्से में फॉक्स से निकलते हुए जूकिंग पर हमला कर देता है और कहता है, जूकिंग, तुम ये सब करके खुद की ही मौत को दावत दे रहे हो। और इसी के साथ उन दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जहाँ जैसे ही जूकिंग उसके हाथों को ब्लॉक करता है, मरमेड प्रिंस अपने दूसरे हाथों से जूकिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग उसके ही हाथों को घुमाते हुए उस पे एक पावरफुल किक मार देता है, जिस हमले की वजह से मरमेड प्रिंस पीछे हट जाता है। पर वो हार नहीं मानता, वो अपने पॉइजन से जूकिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग उसके हर अटैक को फास्ट मूव करते हुए डॉज कर लेता है और सही मौका देखकर अपने सामने मौजूद कॉफिन के ऊपर वाले हिस्से को मरमेड प्रिंस की ओर थ्रो कर देता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने पॉइजन को डैगर में लगा देता है। अपने सामने मौजूद कॉफिन के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ते हुए जूकिंग मरमेड प्रिंस पर हमला करने आगे बढ़ता है। ये देखते ही मरमेड प्रिंस अपने हाथों से जूकिंग के डैगर को रोकने की कोशिश करता है, पर जूकिंग का डैगर उसके हाथों को चीरते हुए सीधा उसके सीने के आर पार चला जाता है। मरमेड प्रिंस खुद को संभाल पाए उससे पहले ही जूकिंग उसे किक मारकर पिलर पर दे मारता है, जिसकी वजह से मरमेड प्रिंस की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो जाती है। पर वो खुद को संभालते हुए कहता है, जूकिंग, तुम्हें क्या लगा हमारे मरमेड क्लैन के लोग पॉइजन से इम्यून होते हैं? तुम्हारा ये पॉइजन मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। पर तभी उस पॉइजन का इफेक्ट मरमेड प्रिंस पर होने लगता है, जिसकी वजह से वो घुटनों के पल गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर जूकिंग उससे कहता है, मैंने खास ये पॉइजन तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है, चलो बताओ ये असरदार तो है ना? ये सुनकर मरमेड प्रिंस कहता है, क्या ये तो घोस्ट डोमेन पॉइजन है? जूकिंग को आगे बढ़ता देखकर वो कहता है, अगर मैं आज यहाँ पर मर भी जाऊँ, पर मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। इतना कहकर वो अपने डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए अपने मुंह से एक लिक्विड निकाल लेता है, जो लिक्विड जूकिंग की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो लिक्विड जूकिंग के पैरों को जकड़ लेता है। जूकिंग कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो लिक्विड जूकिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। मरमेड प्रिंस 3 जायंट क्रिएचर को समन करते हुए जूकिंग की ओर हमला करने भेज देता है। वो गुस्से में कहता है, अगर मैं अपने डिवाइन इनेट एबिलिटी को एक बार रिलीज कर देता हूँ तो सामने वाले पर्सन की जान लेने में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अपने सामने आते हुए अटैक को देखकर जूकिंग अपने सी ऑफ माइंड में वाटर एनर्जी को कंडेंस कर लेता है और देखते ही देखते जूकिंग अपने सी ड्रैगन वेल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ उसके हर मूव के साथ वाटर एनर्जी उसके चारों ओर फ्लो होने लगती है। जूकिंग जैसे ही अपने सी ऑफ माइंड के स्पेस को खोलता है, वहाँ हम सी ड्रैगन वेल की जाइंट आइज को देख पाते हैं। जैसे ही जूकिंग अपने टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, वहाँ पे ड्रैगन वेल बाहर निकल आता है और जोर से रोर करने लगता है। जूकिंग यहीं पर भी नहीं रुकता, वो अपने ड्रैगन वेल को मरमेड प्रिंस के अटैक की ओर भेज देता है। जूकिंग के हमले की वजह से मरमेड प्रिंस का वो डोमेन कुछ ही लम्हों में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉरबिडन ड्रैगन वेल टेक्निक को देखते ही मरमेड प्रिंस अपने जेट स्लीप को निकाल लेता है, लेकिन उसी वक्त जूकिंग अपने सी ड्रैगन वेल टेक्निक के साथ अपने घोंसले शैडो की पावर को मर्ज कर देता है और घोंसले शैडो फुल स्पीड के
के साथ मरमेड प्रिंस के हाथों को जकड़ लेता है, लेकिन मरमेड प्रिंस अपना मैसेज भेजने में कामयाब हो गया था, पर वो खुद को संभाल पाए उससे पहले ही जूकिंग अपना डैगर लेकर मरमेड प्रिंस के गले के आर पार कर देता है और ब्रूटली उसके गले को काट देता है। यूएन के जूकिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट से मरमेड प्रिंस को वाटर बॉल के अंदर ला लेता है, लेकिन मरमेड प्रिंस तड़पते हुए कहता है, जूकिंग तुम मुझे नहीं मार सकते। उसके इतना कहते ही जूकिंग अपने हाथों के इशारों से वाटर बॉल को पूरी पावर के साथ क्रश कर देता है, जिससे कि मरमेड प्रिंस के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका ब्लड जूकिंग के कंधों पर गिर जाता है। ये देखकर जूकिंग कहता है, मेरा ड्रेस फिर से गंदा हो गया। इतना कहकर जूकिंग अपने सामने मौजूद मरमेड प्रिंस के स्टोरेज बैग को उठा लेता है। वो खुशियां मना पाए उससे पहले ही मरमेड प्रिंस के जेट स्लीप से कोई आवाज लगाने लगता है। ये सुनकर जूकिंग गुस्से में अपने पैरों से उस जेट स्लीप को तोड़ देता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। जूकिंग के जाते ही वहाँ पे मरमेड प्रिंसेस आ जाती है, जो कि अपने भाई के जेट स्लीप को उठाकर गुस्से में अपने गार्ड से कहती है, मेरा भाई बिना ट्रेसेस के जान से मारा गया, क्या तुम इसे ही ड्यूटी कहते हो? तुम्हारे ही गलती की वजह से मेरा भाई जान से मारा गया है। पर वो गार्ड्स कहते हैं, ये मास्टर का ऑर्डर था कि आज की रात हम उन्हें फॉलो ना करें। जैसे ही मरमेड प्रिंसेस गुस्से में उनकी ओर देखती है, वो घबरा कर नीचे झुक जाते हैं। प्रिंसेस कहती है, जो कोई भी हमारे क्लैन के ब्लड लाइन वाले मेंबर को जान से मारता है, मोस्टली उसकी ओरा के ट्रेसेस यहीं पे मौजूद होने चाहिए। ये ऑर्डर जारी करवा दो, हाफ मंथ के अंदर ही पूरे 7th पीक को छान मारो, और मुझे हर हाल में वो किलर चाहिए जिसने मेरे भाई को जान से मारा है। दूसरी प्रिंसेस जैसे ही अपने भाई की सेल को देखती है, उसकी रूह कांप उठती है। वो कहती है, अगर तुम में से किसी ने भी उस किलर को नहीं पकड़ा तो तुम्हें ही मेरे भाई का मौत का जिम्मा उठाना पड़ेगा। पहली प्रिंसेस कहती है, तुम्हें हर हाल में विश बॉक्स को खोजना होगा, जो ट्रेजर मेरे भाई के स्टोरेज बैग में है। ये ट्रेजर हमारे क्लैन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रहे ये ट्रेजर किसी दूसरे कल्टीवेटर के हाथ नहीं लगना चाहिए। दूसरी प्रिंसेस कहती है, मैं हर हाल में अपने भाई का रिवेंज लेना चाहती हूँ और उस ट्रेजर को भी हासिल करना चाहती हूँ। तुम तीनों मुझे फॉलो करो। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम दूसरे प्रिंसेस को देखते हैं, जो अपने जेट स्लीप से सेकंड प्रिंस को मैसेज भेजते हुए कहती है, माय लॉर्ड, मेरे भाई को किसी ने जान से मार दिया है। हमने आपकी काफी अच्छी से खातिरदारी की है, इसलिए हम मदद के तौर पर ये चाहते हैं कि आप पूरी एंटायर 7th पीक को सील करने में हमारी हेल्प कीजिए। इवन के कोई भी कल्टीवेटर को अपने स्पीड शिप पर भी जाने पर पाबंदी लगा दीजिए। ये कहकर वो सभी को एक साथ किलर को ढूंढने के लिए कह देती है, जहाँ ये सब जूकिंग भी देख लेता है। प्रिंसेस कहती है, अगर तुम में से किसी को भी जान से मारना पड़े मार दो, पर मुझे वो किलर किसी भी हाल में चाहिए। इतना सुनते ही सभी सिपाही चारों तरफ फैल कर सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर लोग आपस में कहने लगते हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है, क्यों इतने तादाद पर मरमेड क्लैन के लोग फॉर्मेशन बनाए हुए आए हैं। जिसके जवाब में एक पर्सन कहता है, मैंने सुना है कि किसी ने मरमेड क्लैन के प्रिंस को जान से मार दिया है, इसलिए ये सारे सोल्जर पूरे 7th पीक को 3rd प्रिंस के ऑर्डर पर सील कर चुके हैं, ताकि वो लोग मर्डरर को खोज सके। ये सुनकर जूकिंग वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस गुस्से में अपने गार्ड से कहती है, हमें पहले पोर्ट पर जाकर सर्च करना चाहिए। लेकिन हम जूकिंग को देखते हैं, वो जैसे ही पोर्ट के एंट्रेंस पर पहुंचता है, वहाँ के गार्ड्स फौरन उसका रास्ता रोक लेते हैं और वो जूकिंग से कहते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, बिना परमिशन के हम किसी को भी बाहर जाने नहीं दे सकते। पर जूकिंग उनसे कहता है, मैं क्राइम डिवीजन का एक मेंबर हूँ, मुझे ऑफिशियली ड्यूटी करने के लिए समुद्र पर जाना होगा। ये सुनकर गार्ड उसे स्पेशल ऑथराइजेशन टोकन दिखाने के लिए कहते हैं, जहाँ उसकी ओर तेजी से मरमेड प्रिंसेस आ रही थी। बाकी के गार्ड्स भी जूकिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उसके पास टोकन नहीं था। लेकिन तभी जूकिंग की नजर जाती है मरमेड प्रिंसेस पर, जो कि उसकी ओर तेजी से आ रही थी। उसके हर एक कदम के साथ जूकिंग का टेंशन बढ़ते जा रहा था। उसे अपने पास आता देखकर जूकिंग अपना हाथ कस लेता है, पर प्रिंसेस उसकी ओर और भी तेजी से बढ़ने लगती है। जैसे ही वो जूकिंग का चेहरा देखती है, तब तक जूकिंग ने अपने फेस को चेंज कर लिया था। ये देखकर प्रिंसेस गुस्से में उसे धक्का देकर दफा हो जाने के लिए कहती है, और अपने मन में ही कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पर्सन की ओरा ही डिसअपियर हो गई। अब हम जूकिंग को अपने स्पिरिट शिप के अंदर देख पाते हैं, जहाँ वो जा रहा था सी लिजर्ड आइसलैंड में, ताकि अपने लिए वो कुछ ट्रेजर हासिल कर सके। जहाँ उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले ज़ियाओ किंगपेंग ने उसकी हेल्प की थी, जहाँ वो चुपके से अपने पास मौजूद कुछ स्पिरिट स्टोन उस गार्ड को देते हुए कहता है, प्लीज मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरे फ्रेंड को यहाँ से जाने दीजिए। पैसे लेते ही गार्ड का नियत खराब हो जाता है और वो जूकिंग को समुद्र में जाने के लिए मंजूरी दे देता है। अपनी हेल्प करने के लिए जूकिंग ज़ियाओ किंगपेंग को थैंक्स कहता है, पर ज़ियाओ किंगपेंग उससे पहले यहाँ से निकल जाने का इशारा करता है और जूकिंग रवाना हो जाता है अपने शिप पर, जहाँ जूकिंग अपने डिनर टेबल पर बैठते हुए कहता है, मेरे ऊपर ज़ियाओ किंगपेंग का फिर से एक फेवर आ गया है। इतना कहकर वो अपने पास से एक मैप निकाल लेता है और अपना डायरेक्शन अच्छी तरह से चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक अच्छा सा रास्ता मिल जाता है, जिसके जरिए जूकिंग तुरंत सी लिजर्ड आइसलैंड जा सकता था। जूकिंग हमें बताता है कि सीनियर ब्रदर जांगसान के अकॉर्डिंग उसे इस प्लेस से लिजर्ड के स्लोफ उसका खाल मिल सकता है। तभी जूकिंग की नजर जाती है मरमेड प्रिंस के स्टोरेज बैग के अंदर मौजूद एक बॉक्स पर। वो जैसे ही उस बॉक्स को उठाता है, उसे याद आ जाता
जाता है कि इसी तरह की सेम बॉक्स उसे मासी के पास से मिला था। फिर जूकिंग को स्टोरेज बैग के अंदर से मरमेड क्लैन का एक हाई लेवल तालिस्मान ट्रेजर मिल जाता है, पर तभी उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है और वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है, जहाँ हम एक चीज को देख पाते हैं जो जूकिंग के शिप को चारों ओर से जकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये फील करते ही जूकिंग फौरन अपना डैगर निकाल लेता है और उसी पल उस पर वो क्रिएचर हमला कर देता है। इस हमले को देखकर जूकिंग कहाँ पीछे हटने वाला था, वो फौरन अपने डैगर से हमले को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है और अपने मन में ही कहता है, सी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये क्रिएचर का नाम सी डिवोरिंग वेन है और इसके टेंटिकल्स किसी भी जानदार चीज से स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख सकता है। इवन का ये क्रिएचर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को भी पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन ये चीज एलियन ट्रांस से डरता है। इतना कहकर जूकिंग चारों तरफ अपने ब्लैक पिल्स की हेल्प से एलियन ट्रांस फैला देता है, जिसकी वजह से स्पिरिट डिवोरिंग वेल उसके स्पिरिट शिप से दूर हो जाते हैं और जूकिंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और एक शानदार शिप पर, लेकिन उस शिप पर भी स्पिरिट डिवोरिंग वेल ने हमला कर दिया था। हम शिप के अंदर जाओ जोंगहेंग को देख पाते हैं, जिसके पास और एक कल्टीवेटर भी मौजूद थी, पर उनके ऊपर स्पिरिट डिवोरिंग वेल ने अपने टेंटिकल से हमला कर दिया था। ये सब देखकर जाओहेंग तो घबरा जाता है, पर वो लेडी कल्टीवेटर अपने सोर्स से एक के बाद एक सभी टेंटिकल्स को काटते जाती है। वो लेडी गुस्से में जोंगहेंग से कहती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, क्या तुम्हें समुद्र का सही डायरेक्शन पता नहीं था? जोंगहेंग कुछ सफाई दे पाए उससे पहले ही पीछे से उस लेडी के ऊपर अटैक हो जाता है, पर ये देखते ही जोंगहेंग फौरन आगे बढ़कर अपने हाथों से ही सभी टेंटिकल को खुद से दूर कर देता है। वो लड़की गुस्से में कहती है, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो रहा है, तुम ही जबरदस्ती इस रास्ते से जाने की जिद कर रहे थे और मैंने भी अपने आंट की बात ना सुनकर तुम्हारे साथ में चली आई। ये सुनकर जोंगहेंग कहता है, प्लीज सीनियर सिस्टर परेशान मत हो जाइए, मेरी म्यूजिकल बोट 9th लेवल की है, ये आसानी से स्पिरिट डिवोरिंग वेल को हैंडल कर लेगा और मैंने अपने ग्रैंडफादर को भी मैसेज भेज दिया है, जल्दी ही कोई हमारी हेल्प करने के लिए आता ही होगा। पर तभी वो लड़की की नजर जाती है जूकिंग के स्पिरिट शिप पर, जहाँ उसके शिप के चारों ओर से स्पिरिट डिवोरिंग वेल दूर होते जा रहे थे। ये देखकर वो खुश होने लगती है, पर तभी उसकी नजर जाती है जूकिंग पर। जैसे ही जोंगहेंग जूकिंग को देखता है, उसे याद आ जाता है कि किस तरह जूकिंग ने मोटे हुआंगियान की हेल्प की थी। वो खुद से ही कहता है, आखिर क्यों इस लड़के के स्पिरिट शिप से स्पिरिट डिवोरिंग वेल दूर हट जा रही है। वो आगे कुछ सोच पाया उसी वक्त वो लड़की कहने लगती है, वाओ ये पर्सन कितना हैंडसम है। वो बिना सोचे जूकिंग की ओर जाने लगती है। ये देखकर जोंगहेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे साइड हटाकर जूकिंग से कहती है, जूनियर ब्रदर क्या आप बता सकते हैं आपने ये कौन सी मेथड यूज की है जिससे कि स्पिरिट डिवोरिंग वेल आपके बोट को अवॉइड कर रहा है। ये सुनते ही मानो जोंगहेंग के दिल में आग लग जाता है। वो गुस्से में जूकिंग से कहता है, अबे ओए क्या तुम हमारे लिए ये पाथ क्लियर कर सकते हो? पर जूकिंग उसकी बातों को फुल टू फुल इग्नोर मारकर आगे जाने लगता है। ये देखते ही जोंगहेंग का चेहरा लटक जाता है। वो गुस्से में अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे इग्नोर करो। इतना कहकर वो अपने पावर से एक जाइंट वाटर सोर्ड क्रिएट कर देता है और बिना एक पल गवाए वो जूकिंग पर हमला कर देता है। पर जूकिंग ये देखकर अपने हाथों के इशारों से ओशन फोर्जिंग आर्ट एक्टिवेट करते हुए सी ड्रैगन वेल टेक्निक का एक वाटर क्लोन क्रिएट कर देता है, जो सीधा जाकर उस सोर्ड से भिड़ जाता है और जोंगहेंग का सोर्ड एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल टेक्निक को देखकर वो लड़की कहती है, वाओ ये पर्सन तो पावरफुल भी है। ये सब देखकर जोंगहेंग कहता है, क्या इसने तो एक्सट्रीम हाई लेवल के टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इवन के हाई लेवल चांस है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत जल्द फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। इस जैसे लो लेवल माउंटेन डिसेबल के पास इतना टेरिफाइंग टैलेंट होगा, किसने सोचा था। ये कहकर वो अपने सीनियर सिस्टर की ओर देखने लगता है, जहाँ वो जूकिंग से कहती है, प्लीज रुक जाइए जूनियर ब्रदर, इस बेवकूफ ने बिना सोचे समझे आप पर अटैक कर दिया है, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ। आई होप कि जूनियर ब्रदर आप इस कमीने को माफ कर दो। क्या जूनियर ब्रदर यहाँ से निकलने में आप हमारी मदद कर सकते हो? बदले में हम आपके कंडीशन मानने के लिए रेडी है। जूकिंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, 20 स्पिरिट कॉइन और उस बाजू वाले पर्सन के लिए कीमत दुगनी है। ये सुनकर वो लड़की मान जाती है और जूकिंग को 60 स्पिरिट कॉइन से भी ज्यादा पैसे दे देती है। फिर वो कहती है, क्या आप हमें सेफली इस प्लेस से बाहर निकाल सकते हो? पैसे लेते हुए जूकिंग इसके लिए मान जाता है। ये सुनते ही वो फौरन जूकिंग के स्पिरिट शिप पर जाते हुए जूकिंग से कहती है, हमारी हेल्प करने के लिए जूनियर ब्रदर थैंक यू सो मच। पर जूकिंग उससे कहता है, तुमने तो मुझे 200 स्पिरिट कॉइन दिया है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? जवाब में वो लड़की कहती है, स्पिरिट डिवोरिंग वेल से छुटकारा पाने के बाद क्या जूनियर ब्रदर आप मुझे वेस्टल कोरल आइसलैंड लेकर जा सकते हो? ये एक्स्ट्रा पैसे तो बस ट्रैवल के खर्चे हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये सुनकर जूकिंग अपने मन में सोचता है, वेस्टल कोरल आइसलैंड तो सी लिजर्ड आइसलैंड के बिल्कुल पास में ही है जहाँ मैं जा रहा हूँ। ये सोचकर जूकिंग इसके लिए मान जाता है। जोंगहेंग फौरन सीनियर सिस्टर को रोकते हुए कहता है, प्लीज सीनियर सिस्टर आप इस कमीने पर भरोसा मत कीजिए। इतना सुनते ही वो लड़की गुस्से में उसकी ओर देखती है। ये देखते ही जोंगहेंग घबरा जाता है। वो लड़की उससे कहती है, तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि तुम्हारा वो ग्रैंडफादर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है ना? ये कहकर वो अपना मुंह मोड़ लेती है। पर तभी
जूकिंग अपने ब्लैक पिल्स की मदद से चारों ओर एलियन ट्रांस फैला देता है और उसके शिप से स्पिरिट ड्यूरिंग वेल हट जाते हैं और सीधा जाकर जोंगहेंग के स्पिरिट को जकड़ते हुए ये देखते ही वो सीनियर सिस्टर को रुक जाने के लिए कहता है और कहता है मैं जोंगहेंग खुद को बचाने के लिए किसी के सामने भी गिड़गिड़ा सकता हूँ। बाहर में जाए ये 9th लेवल की मैजिकल बोट। जैसे ही वो रियलाइज करता है कि उसके चारों ओर स्पिरिट ड्यूरिंग वेल मौजूद है, वो घबराते हुए कहता है ठीक है मैं भी 100 स्पिरिट कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की जूकिंग से कहती है जूनियर ब्रदर मेरा नाम डिंगजुई है, आपका क्या नाम है? जूकिंग जैसे ही अपना नाम बताता है वो खुश होकर आगे कहती है आपकी मैजिकल बोट तो काफी स्पेशल है, क्या आपको भूख लगी है? वो क्या है ना मेरे पास स्नैक्स है, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ। लेकिन वो फिर से कहती है क्या आप कल्टीवेशन कर रहे हो? आप फिक्र मत करो, मैं यहीं पर आपको प्रोटेक्ट करूंगी। उनका ये प्यार देखकर तो मानो जोंगहेंग का दिल टूट जाता है, पर जैसे ही उसके फिशिंग रोड में एक मछली फंसती है वो खुश होकर मछली को उठा लेता है और बड़े सावधानी के साथ उस मछली को कैच कर लेता है। जोंगहेंग खुश होते हुए डिंगजुई से कहता है सीनियर सिस्टर देखो मैंने आपके लिए फिश पकड़ा है, पर डिंगजुई उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि जूकिंग कल्टीवेशन कर रहा था और वो नहीं चाहती कि जूकिंग डिस्टर्ब हो। ये सुनते ही जोंगहेंग का चेहरा लटक जाता है और उसके हाथों में मौजूद मछली बिल्कुल उसकी दिल की तरह ही तड़पने लगती है और नीचे गिर जाती है। जोंगहेंग गुस्से में अपने मन में कहता है ये लड़का भले ही मेरे से थोड़ा ज्यादा हैंडसम है, पर मैं भी थोड़ी ना कम हूँ, आखिर सीनियर सिस्टर मुझे भाव क्यों नहीं दे रही? पर तभी वो अपने पास मौजूद एक पिल को दिखाते हुए डिंगजुई से कहता है ये है एनलाइटमेंट पिल, इसे अगर आप यूज करो तो आपकी माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। आज जो मैंने गलती की थी ये मैं आपको माफी के तौर पर देना चाहता हूँ। पर डिंगजुई इनकार करके वहाँ से जाने लगती है, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो वापस जोंगहेंग के पास जाने लगती है। डिंगजुई को अपनी ओर आता देखकर जोंगहेंग के दिल की धड़कन तेज होने लगती है, पर डिंगजुई उसे कुछ कहे बिना ही उसके हाथों से एनलाइटमेंट पिल ले लेती है। ये देखकर तो मानो जोंगहेंग का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो खुश होकर कहने लगता है सीनियर सिस्टर ने आज मेरी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, फाइनली सीनियर सिस्टर के दिल जीतने में मैं कामयाब हो गया। आज सीनियर सिस्टर ने मेरी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, क्या इसका मतलब उनके दिल में मेरे लिए भी इतू सा फीलिंग होगा? ये 100% पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में मुझे भी एक्सेप्ट कर लेगी और हम दोनों फाइनली एक परफेक्ट कपल बन जाएंगे जिसे पूरी दुनिया देखते ही रह जाएगी। पर दूसरी ओर डिंगजुई जूकिंग के पास जाकर कहती है ये पिल मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है। इतना सुनते ही मानो जोंगहेंग के दिल के हजारों टुकड़े हो गए हो। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है हे ऊपर वाले, क्या इसी दिन को देखने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा था? ये नहीं हो सकता सीनियर सिस्टर, मैंने तो आपको अपने दिल में बिल्कुल गहराई में रखा था, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पर जूकिंग डिंगजुई को काफी देरी तक कोई जवाब नहीं देता। उधर वो फिश बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए मर जाता है। लेकिन तभी समुद्र की पूरी रुख बदल जाती है। चारों तरफ गहरी रेड मिस्ट के साथ वहाँ का मौसम पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जैसे कि समुद्र का पानी पूरी तरह से खून में बदल गया हो। आसमान से बिजली कड़कने लगती है। जैसे ही जूकिंग को इसका एहसास होता है वो अपने कल्टीवेशन से बाहर निकल आता है। वो खड़ा होकर आसमान की ओर देखते हुए कहता है आखिर ये फेनोमेना मुझे स्ट्रेंज क्यों लग रही है? लेकिन उसी वक्त समुद्र के अंदर से कुछ अजीब क्रिएचर्स बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। ये महसूस करते ही डिंगजुई जूकिंग को वाटर के सरफेस पर देखने के लिए कहती है। उसी मोमेंट पर हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वहाँ अजीबोगरीब क्रिएचर्स पानी से बाहर निकल आते हैं जो कि पूरे फॉरबिडन जोन के क्रिएचर के जैसे लग रहे थे। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जैसे ही जूकिंग उन क्रिएचर्स की ओरा को फील करता है वो भी परेशानी में आ जाता है। घबराते हुए जोंगहेंग कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या हम यहीं पर मरने वाले हैं? लेकिन तभी जूकिंग के स्पिरिट शिप के नीचे से एक जाइंट ऑक्टोपस बाहर निकल आता है। इतने बड़े ऑक्टोपस को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहाँ का हलचल और भी तेज होने लगता है। ये सब देखकर डिंगजुई को कुछ याद आता है। वो सभी से कहती है मुझे लगता है कि ये तो 100 साउंड फॉर्मिंग इन है। ये सुनकर जूकिंग कहता है सी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये तो फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर डरावने साउंड सुनाई देते हैं। इस साउंड को मोटर्स नहीं सुने तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे शायद रेड सन गोल्डन क्रो अपीयर होने वाला है जिसकी वजह से 100 साउंड्स एक ही टाइम पर एक साथ बजते हैं और इसे कहा जाता है हेवनली म्यूजिक जो कि मून को स्पेशली ग्रीट करता है। डिंगजुई कहती है डिवाइन स्पिरिट्स भी इस साउंड में खो जाते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती है और वो चुपचाप इस आवाज को महसूस करते रहते हैं। जब ये मेलोडी गूंजती है तब पूरा समुद्र का इलाका एक फॉरबिडन जोन बन जाता है। सैकड़ों आवाज मिलकर एक अजीब इन धुन क्रिएट करती है और हमारे सेट के डिसाइपल को हमेशा ये चीज सिखाई जाती है कि अगर वो हिले तो उन्हें छूना मत, अगर वो आवाज करे तो उन्हें सुनना मत, क्योंकि ये मामला आम नहीं बल्कि गहरी रात से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही जूकिंग ऊपर की ओर देखता है उसे अचानक एक अजीब विजन दिखाई देता है जहाँ एक जाइंट निर्वाणा फिनिक्स आसमान में उड़ रही थी। उसके हर मूव के साथ जूकिंग को तकलीफ होने लगती है। जैसे ही वो निर्वाणा फिनिक्स अपनी पंखों को खोलती है जूकिंग को होश आ जाता है। वो खुद से ही कहता है आखिर मैंने ये क्या देख लिया, क्या ये सब एक इल्यूजन था या कुछ और? तभी जूकिंग की नजर जाती है उन क्रिएचर्स पर जो सब एक साथ नीचे झुककर किसी को ग्रीट करने लगते हैं। ये
ये मंजर देखने में काफी खौफनाक था। डिंगजुई जूकिंग से कहती है, इन्हें देखकर तो लगता है ये सब मिलकर किसी की वर्शिप कर रहे हैं। ये सुनकर जूकिंग कहता है, क्या वाकई में ये चीज वो है जो मैं सोच रहा हूँ। तभी अचानक समुद्र के लाल रंग के अंदर फोरबिडन सी जायंट गार्डियन को देख पाते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।